और डी जो है ना 500 के लिए आता है, और एम जो है 1000 के लिए आता है। अगर ये मेडिकल शब्द आप याद रखेंगे तो ये 4 बड़ी बड़ी डिजिट आप याद रखेंगे तो गिनती आपको याद हो जाएगी, पूरी संख्याएं याद हो जाएंगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक नया सेट लेकर आया हूं। ये फरवरी 2023 में ही नया बनाया गया है डाइट रतुड़ा जनपद रुद्रप्रयाग द्वारा, और इसमें बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। जो बच्चे आगामी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। इसमें सभी प्रकार के प्रश्न लैंग्वेज के, मेंटल एबिलिटी के और मैथ्स के बहुत ही अच्छे और स्टैंडर्ड के हैं। आप अंत तक देखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। बात और कहना चाहूंगा, अगर आप नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल एंट्रेंस या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप इस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आपने इसमें क्या करना है कि 4 फिगर्स दे रखे हैं। इन चारों में से 3 किसी न किसी रूप से समान है और एक अलग है। तो अगर हम इनकी दूर की किनारे के ट्रायंगल्स की बात करें तो देखो ये बड़े वाले ट्रायंगल्स बन रहे हैं, इतने बड़े। एक जगह ट्रायंगल्स है, एक जगह ये वाला फिगर बन रहा है, यहाँ ये वाला फिगर है, ये ट्रायंगल है। लेकिन इसमें देखो दोनों तरफ ट्रायंगल बन रहे हैं और बहुत छोटे बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये अलग है। इसको अगर हम देखें तो इसमें CAB कैप, MET मैट, COW, SHY। तो यहाँ देखिए बीच में वॉवल्स आ रखा है, दोनों तरफ कंसोनेंट है, व्यंजन। यहाँ भी बीच में वॉवल्स है, दोनों तरफ कंसोनेंट, दोनों तरफ कंसोनेंट, बीच में वॉवल्स। इसमें वॉवल्स आया नहीं है, स्वर जिसे कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रश्न में अगर हम गौर करें तो देखिए जो तीर का निशान है उधर S एक ही बार कट रहा है, S की जैसे ये आकृति बना रखी है, ये इसमें भी, इसमें देखिए 2 बार कट रही है ये आकृति, ठीक है ना। ये फिगर है, यहाँ 3 है, इसमें 2 ही है, इसमें भी 3 है, यहाँ 2 है, इसमें भी 3 है, ये एक ही बार कट रहे हैं, जबकि यहाँ 2 बार कट रहे हैं, इसलिए साफ पता चल रहा है कि ये अलग फिगर है। इसको अगर हम देखें तो ये सीधी रेखाओं से, 4 रेखाओं से बनाया गया है। इसमें कुछ वक्र रेखाएं हैं, इसमें तो पूरा ही वक्र है, इसमें भी एक वक्र रेखा है। इसका मतलब इन तीनों में वक्र रेखाएं हैं, और ये वाली फिगर जो है वक्र रेखा से नहीं बना है, तो ये अलग है। यहाँ देखिए धरती, सूर्य, वायु, आकाश, ये 4 चीजें हैं। इसमें आपको अलग क्या लग रहा है? तो जो मैं समझ पा रहा हूं इसमें से, तो देखिए मानव का जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर। इसमें है क्या चीज होते हैं? धरती है, वायु है, आकाश है, ये 3 चीजें तो इसमें है। इसके अलावा जल और अग्नि 2 और हैं, लेकिन इसमें सूर्य नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा सूर्य। देखिए प्रश्न नंबर 6 से क्या है कि एक फिगर पहले दे रखा है, आपने ठीक इसके जैसा फिगर इसमें से खोजना है। तो देखिए 2 आंखें, ये नाक ऐसा है, ये मुंह सीधा है। तो यहाँ देखिए नाक की डायरेक्शन इसमें उल्टी हो गई, तो ये तो नहीं हो सकता। इसमें नाक की डायरेक्शन उल्टी है, लेकिन ये मुंह जो है ना ये ऐसा हो गया, जबकि इसमें सीधा है। इसमें भी देखिए मुंह ऊपर की तरफ हो गया। तो पूरी तरह से जो मैच कर रहा है वो ये वाला फिगर कर रहा है। ये देखिए टेलीफोन की तरह बना रखा है, एक बड़ा त्रिभुज ट्रायंगल है, एक छोटा ट्रायंगल है, और ऊपर से ये फोन रखा हुआ है। देखिए इसके बीच का ट्रायंगल गायब कर रखा है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसमें देखिए ये ट्रायंगल बिल्कुल सही है, और ये फोन का आकार भी बिल्कुल सही है, मैच कर रहा है। बाकी देखो यहाँ फोन का आकार बहुत बड़ा है, यहाँ ट्रायंगल इसके अंदर घुसा हुआ है। इसमें देखिए ये सारे कॉलम है, बीच वाला कॉलम ब्लैक है। यहाँ देखो ये कॉलम उस प्रकार से बने ही नहीं है इसमें, जो जैसे कॉलम इसमें बने हैं, और यहाँ भी ऐसे कॉलम नहीं बना है। और प्लस ये ब्लैक जो है किनारे चला गया है, इसमें भी ब्लैक किनारे है। ये देखो ये ब्लैक बीच में है और कॉलम भी सेम मैच कर रहे हैं। ये देखिए ये वाला फिगर ऐसा है ऊपर से, तो इसका तो ऐसा ऊपर से है नहीं, इसका ऊपर से तो है ये, और ये देखो ये सारे मैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर ये होगा बी। और ये देखिए ये यहाँ पर ऐसा है ये, और ये के समान है, और लेकिन नीचे पतला है, ऊपर चौड़ा है। तो ये देखिए पहला ही फिगर बिल्कुल ए वाला मैच कर रहा है। इसमें देखिए दोनों बराबर है, मैच नहीं कर रहा, ये उल्टा हो गया, और यहाँ केवल 2 डंडियां मार रखी हैं, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे देखना है आपने इन पैटर्न, इन सब का पैटर्न याद करके यहाँ पे चौथे नंबर पे कौन सा फिगर आएगा। तो अगर हम ये देखें तो यहाँ ये वाला हिस्सा ब्लैक है, यहाँ ऊपर वाला ब्लैक है, लेकिन यहाँ देखिए दोनों हिस्से ब्लैक हो गए, ये भी और ये भी।
इसमें भी देखिए ये वाला ब्लैक है, इसमें ये वाला ब्लैक है, यानी ये वाला। तो अब यहाँ देखिए ये दोनों हिस्से ब्लैक हो गए। अब यहाँ भी देखेंगे हम, ये वाला ब्लैक है, ये साइड वाला ब्लैक है, तो यहाँ जो है ये दोनों हिस्से ब्लैक हो जाएंगे ये वाले। तो ये वाला फिगर मैच कर रहा है देखिए बी से। यहाँ देखिए दोनों तीर ऊपर हैं, एक नीचे है, फिर यहाँ दोनों तीर ऊपर है, यानी पहले वाला फिगर जो है, पहला वाला फिगर जो है फिर तीसरी बार आ रहा है। इसमें भी देखिए पहला वाला फिगर जो है तीसरी बार आ रहा है, तो यहाँ भी पहले वाला फिगर तीसरी बार आएगा, एक ऊपर एक नीचे। तो इसका मतलब आंसर ए वाला होगा। यहाँ ट्रायंगल है, त्रिभुज है, यहाँ वर्ग है, यहाँ देखिए पंचभुज है, एक एक भुजा बढ़ रही है। यहाँ भी देखिए इसके 4 भुजाएं, इसमें 5 हैं, इसमें 6 हैं। तो यहाँ देखिए 5 हैं, 6 हैं, तो यहाँ 7 भुजा वाली फिगर आएगी। तो 7 भुजाएं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं इसमें। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 हैं इसमें। तो है इसका आंसर जो है सप्तभुजा वाला फिगर होगा। लेकिन यहाँ भुजाएं देखिए, यहाँ बनाने में मिस्टेक हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 लग रही है, जबकि इसमें 7 भुजाएं होनी चाहिए थी, तब जाके ये आंसर होता। बाकी आंसर कोई भी मैच नहीं कर रहा है। यहाँ आपने क्या करना है, इस फिगर को पूरा करो। इसको देखो, ये हो गया और यहाँ से ये मिल गया। तो अगर हम बात करें फिगर 1, तो बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ देखिए ऐसा था, अब इसकी ठीक उल्टी डायरेक्शन ब्लैक हो गई। तो ये ऐसा है तो इसकी उल्टी डायरेक्शन ब्लैक होगी, ये और ये। तो ये और ये डायरेक्शन जो है बिल्कुल मैच कर रही है सी से। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यानी 2 दूनी 4, इसका वर्ग है। ये 5 का वर्ग है, 5 पंजे 25, ये 8 का वर्ग है, 8 8 64। तो यहाँ अंतर देखो, 2 और 3 5 और 5 और 3 8। तो यहाँ पे 8 और 3 11 होगा और 11 का वर्ग होगा 121। तो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। तो इसको अगर हम देखें तो 2 दूनी 4 और प्लस 1 है। यहाँ देखेंगे तो 5 5 दूनी 10 और प्लस 2 है। तो यहाँ 12 होगा। तो 12 दूनी 24 और प्लस 3 हो जाएगा, 24 और 3 27। यहाँ पे देखिए वृत्त के अंदर आम है, ट्रायंगल के अंदर मटर है, और ये आयत के अंदर रहट है। तो अब प्रत्येक बार नया फिगर बाहर से आ रहा है। तो ये देखिए इसमें बाहर का तो वही फिगर हो गया, तो ये भी आ गया। ये 2 फिगर तो कहीं नहीं आए हैं, तो इसका मतलब यहाँ टम टम होगा, ठीक है ना। यहाँ ये वाला फिगर होगा क्योंकि नया है फिगर। देखिए यहाँ 10/5 है, यानी इसको अगर हम काटेंगे तो 5 दूनी 10 2 आंसर, यहाँ 7 दूनी 14 2 आंसर, यहाँ 6 दूनी 12 2 आंसर। तो यहाँ तो 9 और 16 में 2 आंसर नहीं आएगा। 6 और 18 में देखो 3 आंसर आ रहा है, 11 से 20 नहीं कट रहा है। यहाँ देखिए 8 कम 8 8 दूनी 16। तो ये आंसर होगा डी वाला। यहाँ पूरा ब्लैक था, तो यहाँ जो है देखो ए वाले 2 हिस्से इसके छोटे छोटे व्हाइट हो गए। अब यहाँ इन्होंने ऐसा किया, अब यहाँ 4 हिस्से व्हाइट हैं, 6 हिस्से व्हाइट होंगे। तो 3 और 3 6। और ये कैसे में हो रहे हैं व्हाइट, पहले ये वाला व्हाइट था ऊपर का, ये तो ये आधा, ये व्हाइट था, अब आधा इधर का हुआ। ये वाला आंसर होगा। इसमें आपने इन फिगर्स को पूरा करना है कि इसमें कौन सा फिगर और आएगा कि ये इस फिगर को पूरा कर दे, ठीक है। तो यहां देखिए अगर हम ये इसको मिला दें तो ये वाला फिगर इसको पूरा कर रहा है। इसको अगर आप गोल बना दें ऐसा, तो देखिए कौन सा फिगर पूरा कर रहा है। ये 2 हैं, ये बिल्कुल ये वाला फिगर पूरा कर रहा है। इसको अगर आप ये मिला दें तो इसमें 2 वाला 2 चोंच जिसमें होंगी, ये वाला फिगर देखो सी वाला बिल्कुल पूरा कर रहा है। इसको अगर आप देखें, इसको ये मिला दें तो देखिए ये वाला फिगर बी वाला जो है इसको पूरा कर रहा है। ये बिल्कुल ये सेम फिगर है। इसको अगर आप नीचे मिला देते हैं तो यहाँ पे ये ट्रायंगल जैसा है, ये आयत जैसा है, ट्रायंगल जैसा आयत जैसा, ये छोटा ट्रायंगल, ये देखो सी वाला फिगर पूरा कर रहा है। देखिए यहाँ पे जो संबंध पहले का दूसरे से है वही संबंध तीसरे का इनमें से किससे होगा ये आपने बताना है। सुंदर का विलोम होता है कुरूप, तो निर्माण का
होता है विध्वंस। तो ध्वंस लिखा है यहाँ पे, तो विध्वंस या ध्वंस एक ही बात है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल था, नीचे को 2 ट्रायंगल थे और इसके ऊपर ये बन गया, तो यहाँ ये वाले है, इसके 4 हिस्से हैं, तो इसके ऊपर भी ये बन जाएगा। क्योंकि ब्लैक हो रखा है, और ब्लैक जो है अगर हम लास्ट वाले को मानते हैं तो ये ब्लैक नहीं हो रखा है, तो इसका मतलब लास्ट वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर वृत्त तो बना है लेकिन ये ब्लैक नहीं है। यहां देखिए कैट का DBU बन गया, यानी C के बाद D आया तो यहाँ M के बाद N आ जाएगा, यहाँ A के बाद B आया तो यहाँ A के बाद B आ जाएगा, और यहाँ T के बाद U आया तो यहाँ P के बाद Q आ जाएगा, तो NBQ ये D वाला आंसर। देखिए मटर जो है सब्जी है, तो कीवी क्या है, फल है, तो यहाँ फल आएगा। यहाँ 205 है, ये उल्टा हो गया 502, तो 181 का उल्टा तो 181 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। देखिए ये दर्पण वाले फिगर हैं, जब ज्यादा गलत होते हैं तो ये ना, देखिए ना के डंडे हैं दर्पण की तरफ, तो यहाँ डंडे ही रहेंगे और ना ऐसा हो जाएगा। ल देखो ये दर्पण की तरफ डंडा है, दर्पण की तरफ डंडा, ये हो जाएगा। ये च का भी देखिए दर्पण की तरफ डंडा है, तो दर्पण की तरफ डंडा ही रहेगा और ये ऐसा हो जाएगा। तो जिसमें ऐसा लिखा होगा वही उत्तर होगा। तो देखिए ये चलना, ये वाला उत्तर होगा। यहाँ आदमी ये है लेकिन यहाँ नीचे फिगर है, तो नीचे का फिगर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इसकी टांगे ऐसी रहेंगी और ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। ये और फिर ये इसके हाथ ये थे, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये हो जाएंगे और ये इसका मुंह ये और ये, तो ये वाला फिगर जो है इसका तो नहीं है। इसके हाथ उल्टे हो गए, इसके हाथ जो ऊपर सर की तरफ है, तो ये ज्यादा मैच कर रहा है, लेकिन इसकी टांगे थोड़ा तिरछी जैसी बना रखी हैं और बाकी तो मैच नहीं करे। इस पे तो आंखें दिखा रखी हैं, तो ये तो नहीं होगा। और इसके हाथ नीचे एक ही डायरेक्शन में हो गए पैर की, जबकि इसकी डायरेक्शन जो है ऊपर है, पैर की डायरेक्शन नीचे है, तो इसकी दोनों की डायरेक्शन एक ही जैसे, ये भी नहीं होगा। और ये देखिए ये तो बिल्कुल ही अलग बना रखा है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर सी ही है, लेकिन थोड़ा सा सही नहीं बनाया गया है। ये बॉक्स देखो, इसके इस तरफ दर्पण लगा है दाहिनी तरफ, तो एक्स तो ऐसे दिखता है दर्पण में, ओ भी ऐसे दिखता है। ये बी देखो दर्पण की तरफ है, डंडा बाहर की तरफ है, तो ये बी ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स ओ उल्टा बी, एक्स ओ उल्टा बी, देखो ये बिल्कुल मैच कर रहा है। देखिए ये फूल है, फूल, और यहाँ दर्पण नीचे की तरफ है, तो दर्पण की तरफ ये जड़ वाला हिस्सा है, तो यहाँ भी जड़ वाला हिस्सा दर्पण की तरफ रहेगा और इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी और पत्ती की डायरेक्शन ये आ जाएगी। तो देखिए फिगर नंबर 1 बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ 2023 है, यहाँ दर्पण है, तो देखिए ये जो 2 दिखेगा वो दर्पण में ये दिखेगा, 2 0 तो वैसे ही दिखेगा, ये 2 भी वैसे ही दिखेगा और ये 3 भी, अगर हम इसको ऐसा पलटाएंगे तो वैसे ही दिखेगा। तो ये बिल्कुल इस फिगर की तरह दिखेंगे। इन प्रश्नों में आपने क्या करना है, ये जो फिगर है इसको खोजना है, इनके अंदर किसके अंदर छिपा हुआ है। तो ये देखिए टी जैसी आकृति यहाँ से कटा है, यहाँ से 2 जैसे कटे हैं, तो ये देखिए टी जैसी आकृति यही बन रही है ये, और ये जो ऐसे कटा है ये है, और ये जो कटा है ये है, बाकी किसी में भी मैच नहीं कर रहा है। ये आप देखिए ये वर्ग जैसी आकृति, ये वाली आर्म्स लंबी हो रखी है, तो ये वर्ग जैसी आकृति ये है और ये आर्म्स लंबी ये है, बाकी किसी में भी मैच नहीं कर रहा है। ये ट्रायंगल जैसा है, ये त्रिभुज के यहाँ पे ऐसा है, तो अगर हम इसको देखें तो ये देखो ये ऐसा हो गया और ये त्रिभुज हो गया, इसी में मैच कर रहा है, बाकी नहीं है। बी वाला आंसर होगा। देखिए ये वाला फिगर है, यहाँ ऐसा है, तो इसमें देखिए तो इसमें थोड़ा सीधा है और ये ज्यादा घुमा हुआ है, लेकिन और किसी में ये मैच नहीं कर रहा है। यहाँ देखो ये, यहाँ तो प्लस का निशान हो गया, यहाँ ये वाला फिगर नहीं दिख रहा है और यहाँ भी नहीं है। इसकी डायरेक्शन यहाँ छोटा हुआ है, अगर हम इसको माने तो जो इसको काटा है छोटा सा बन रहा है, इसमें तो नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर यही होगा, ये और ये थोड़ा मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ज्यादा
80% मैच यही कर रहा है। इसमें ये वाला फिगर है, तो हम अगर इसी आकृति में गौर करें तो इसका ये वाला फिगर देखो, ये मैच कर रहा है। यहाँ देखिए कागज मोड़ने वाले फिगर है, ये बहुत ज्यादा बच्चे इसमें गलत कर रहे हैं कि यहाँ पे ये इस तरह से मोड़ा, ऊपर का भाग इधर को मोड़ दिया और यहाँ पे इस तरह से काटा इसको कागज, तो जब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ भी बनेगा, ये वाला फिगर यहाँ बनेगा और ये वाला फिगर ऊपर बनेगा। इसकी डायरेक्शन जो है ना ऐसे होनी थी, लंबी। तो यहाँ पे थोड़ा चौड़ा इसको ज्यादा बनाया गया है, लेकिन ये लंबा ज्यादा होता, चौड़ा थोड़ा कम होता तो ज्यादा बढ़िया था, लेकिन सबसे ज्यादा जो मैच कर रहा है यही फिगर कर रहा है। ठीक है ना, इसको दोनों तरफ से मोड़ा, इस तरफ से इधर मोड़ा, इस तरफ से इधर मोड़ा, तब बाकी यहाँ काटा। तो जब हम इसका इधर खोलेंगे तो ये ट्रायंगल ही बन जाएगा और इसका इधर खोलेंगे तो ये ट्रायंगल इधर बन जाएगा। तो हाँ, लेकिन जब ये कागज मोड़ के इधर रहेगा और इधर खुलेगा तो यहाँ भी ये बन जाएगा और यहाँ भी ये बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोने भी कट जाएंगे इसके, तो आंसर ए वाला होगा। और ये कागज इस तरफ से मोड़ा, इस तरफ से उल्टा मोड़ा ऊपर को, तो यहाँ गोल है तो यहाँ गोलाई पे आ गया। यहाँ इस तरह से आग फिगर कटा है तो यहाँ इस तरह से आएगा। ये चारों भाग इसके इस तरह से कटे हुए मिलेंगे और बीच में गोला। तो देखिए यहाँ बी और सी मैच कर रहा है। तो अगर हम इस वाले फिगर की स्पष्ट बात करें तो ये तो सी वाले से ही मैच कर रहा है और इसकी जो डायरेक्शन दे रखी है ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है ना, इसकी डायरेक्शन थोड़ा अलग है, लेकिन ये ज्यादा आंसर हो, सॉरी सी वाला। देखिए यहाँ कागज इस तरफ मोड़ा और यहाँ ऐसा कर दिया, तो जब ये खुलेगा तो ये यहाँ भी होगा और ये यहाँ होगा और ये यहाँ होगा। तो इसमें जो मैच कर रहा है ये कर रहा है बिल्कुल सी वाला। वैसे इसकी डायरेक्शन देखिए गोले के ठीक सामने है, लेकिन हाँ, तो ये सी वाला ही मैच कर रहा है। यहाँ कागज को इस तरह से मोड़ा अंदर को और यहाँ बनाया स्टार। तो जब ये इधर को खुलेगा तो यहाँ भी स्टार होगा और किनारे ऐसे कटे हुए होंगे तो ये 2 स्टार होंगे और किनारे कटे हुए होंगे। यहाँ ये फिगर दे रखे हैं, इनको मिलकर के इनमें से कौन सा फिगर बन रहा है ये आपको बताना है। तो यहाँ देखिए 2 त्रिभुज हैं, एक थोड़ा बड़ा है एक छोटा है। तो यहाँ अगर हम इसकी बात करें तो ये बड़ा वाला त्रिभुज है, ये छोटा वाला त्रिभुज है। ये स्क्वायर है ये वाला, तो ये स्क्वायर ये है। और ये जो है समांतर चतुर्भुज है, तो ये समांतर चतुर्भुज ये है। तो बिल्कुल मैच कर रहा है बी। यहाँ देखिए 2 ट्रायंगल है और एक पेंसिल जैसी आकृति है, तो इसमें तो कोई दे नहीं रखा है। इसमें एक ही ट्रायंगल दे रखा है, दूसरा ट्रायंगल नहीं है। इसमें देखिए 2 ट्रायंगल ये है और पेंसिल जैसी आकृति देखिए ये है और एक ये वृत्त का टुकड़ा है, तो ये वृत्त का टुकड़ा ये है और एक ये वाला फिगर है, तो ये वाला फिगर बिल्कुल ये है। तो ये साफ मैच कर रहा है सी वाला। यहाँ देखिए एक वृत्त है, सर्किल है, एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है। तो ये देखिए सर्किल आ गया, ट्रायंगल आ गया और रेक्टेंगल आ गया, लेकिन इसमें एक फिगर और ये आ गया, इसमें 2 ट्रायंगल आ गए। तो ये देखिए ये है सर्किल है, ये ट्रायंगल है और ये रेक्टेंगल है। तो ए वाला आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए ये 2 फिगर ऐसे हैं, इसके अंदर 2 छोटे छोटे वृत्त हैं, ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। ये सारे फिगर किस में मैच कर रहे हैं? तो यहाँ देखिए ट्रायंगल तो यहाँ एक ही था, यहाँ 2 बन गए, ये तो हो नहीं सकता, ये 2 गोले तो हैं, ये 2 ऐसे हैं। यहाँ ट्रायंगल भी है, रेक्टेंगल भी है, लेकिन स्क्वायर नहीं है। इसमें तो बहुत कम आकृति है। इसमें देखिए 2 गोले, तो ये अंदर के 2 गोले ये वो आगे, और ये जो 2 फिगर है ये एक वाला, ये वाला बाहर वाला, तो एक ये है, एक बड़ा एक छोटा, और एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर, एक ट्रायंगल। तो ये रेक्टेंगल ये आ गया, ये स्क्वायर ये आ गया, ट्रायंगल ये आ गया। तो सारे फिगर मैच हो रहे हैं इससे।
ये देखिए ये रेक्टेंगल है यानी आयत है, एक दो पतले आयत है और एक वर्ग जैसा थोड़ा दिख रहा है तो एक खड़ा आयत, और इसमें दो गोले, एक ट्रायंगल गोलार, एक इस तरह का सर्किल है ये। तो इस तरह का सर्किल देखो, इस तरह का सर्किल तो इसमें है ही नहीं, तो ये वाला सर्किल ढूंढो तो इसमें है ये सर्किल। यहाँ दो गोले भी हैं, ये वाले दो गोले भी आ गए। अब ये ट्रायंगल भी आ गया इसमें देखो, ये दो आयत भी आ गए देखो, इसके हाथ बन गए। लेकिन यहाँ जो है ना दो त्रिभुज आ गए, तो दो त्रिभुज तो है ही नहीं इसमें, और ठीक है ना, ये नहीं हो सकता। यहाँ देखिए दो वाले आयत ये आ गए, ये दोनों आयत, और ये ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल ये बीच में आ गया, ये वाला भी मैच नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए ये दो आंखें तो ये वृत्त की आ गई, ये ट्रायंगल जो है नाक आ गया, ये सर जो है ये सर्किल आ गया, ये वाला आयत जो है ये आ गया, और ये बड़ा वाला जो आयत है ये आ गया, और ये जो दो बराबर आयत हैं ये आ गए। तो बिल्कुल डी वाला पूरी तरह से मैच कर रहा है। इस तरह से ये फिगर वाले क्वेश्चन समाप्त हुए। अब चलते हैं मैथ्स की ओर। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो देखिए सबसे पहले अभाज्य संख्या 2, 3, तो ये हैं संख्याएं 1 से 50 तक, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। इस तरह से कुल 15 नंबर्स है। अगला क्वेश्चन है रोमन संकेत पद्धति में m का मान है। तो देखिए इसमें अगर आप एक शब्द याद रखें तो ये सारा आपको याद रह जाएगा। m बड़ा है, d छोटा है, e छोटा है, d कैपिटल, i c बड़ा, a स्मॉल और l कैपिटल। इसमें जो ये स्वर हैं, वॉवेल्स हैं, ये स्मॉल है। अब देखिए जो l है, l आपको पता है 50 के लिए आता है, 50 के लिए। c जो है, c का मतलब है 100, 100 के लिए c आता है। और d जो है ना 500 के लिए आता है, और m जो है 1000 के लिए आता है। अगर ये मेडिकल शब्द आप याद रखेंगे तो ये चार बड़ी बड़ी डिजिट आप याद रखेंगे तो गिनती आपको याद हो जाएगी, पूरी संख्याएं याद हो जाएंगी लिखनी। आराम से आप कोई भी संख्या 1000 तक की लिख सकते हैं। तो जो m का मान है 1000 होता है, 1000 होता है। संख्या 56,590 में अंक 6 और 9 के परस्पर बदल दिया जाता है, को परस्पर बदल दिया जाता है। नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर। तो देखिए मूल संख्या जो है ये है 5, 6, 5, 9, 0। अब 6 और 9 को हमने बदला तो 9 अगर पहले आएगा तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, 5 तब 9 होगा, तब फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, ये होगा। तो इसका अंतर ज्ञात करना है यानी घटाना है इसको। तो ये 16 में से 9 गया 7, और यहाँ 14 में से 5 गया 9, और यहाँ देखिए 8 में से 6 गया 2, तो 29 2970 का अंतर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न पैटर्न का अगला पद क्या होगा? यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 4 है, इसको ऐसे में देखो क्योंकि यहाँ घट रहा है फिर बढ़ रहा है। 4 के बाद 5 है, फिर 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है। यहाँ देखिए 2 के बाद यहाँ 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, तो 5 के बाद यहाँ क्या हो गया 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से कौन सी संख्या संख्याओं 12, 20, 24 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है? उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब इन तीनों का गुणनखंड जिसमें जिसका भाग इन तीनों में जाता हो, ठीक है ना। तो आप इसका मौसम भी निकाल सकते हैं, या आप वैसे भी पता कर सकते हैं कि भाई देखिए 3 का भाग जो है 12 में जाता है, 3 चौक 12, लेकिन 20 में नहीं जाता, तो इसका मतलब 3 तो नहीं होगा। 4 का भाग देखिए 12 में जाता है, 4 3 12, 4 5 20 और 4 6 24, तो इसका मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है 4 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब गुणनखंड वो संख्या होती है जिससे ये संख्याएं डिवाइड हो जाते हैं, जिसके हम गुणनखंड की बात कर रहे हैं। तो इन तीनों का गुणनखंड मतलब ये 4 ऐसी संख्या है जिससे ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं यानी भाग जा रहा है। वह कौन सी संख्या है जिसको 8, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष रहे? देखो इनसे जो संख्या विभाजित होगी यानी वो संख्या इनसे बड़ी होगी, और वो छोटी से छोटी भी होगी, यानी ये लॉस और इसका लॉस और लघुत्तम समापवर्ती हमें ज्ञात करना है। लॉस और ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं पहले। तो ये हो गया 8, 12 और 15। तो इसमें सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 15 डिवाइड नहीं हो रहा है। तो फिर देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6,
15 डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 और 3 तो बच गए। अब यहाँ पे देखिए आप 5 से भी डिवाइड कर सकते, 3 से भी कर सकते हैं, 3 एकम 3, 2 में तो जा नहीं रहा है, यहाँ 2 वैसे ही उतरेगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो ये देखिए ये अभाज्य गुणनखंड, 2 भी अभाज्य आ गया, ये 5 भी अभाज्य आ गया। तो इन सबको आप गुणा कर दीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 आया, 1 2 3, और गुणा 3 ये वाला और गुणा 5 ये वाला, तो ये इसका लॉस आ गया। 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। तो 120 लॉस है, तो लेकिन 120 तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 3 से इसका बचेगा, किस संख्या में बचेगा, जब इससे 3 ज्यादा होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, 3 को जोड़ देते हैं, तो ये 123 होगी संख्या। यहाँ पे ध्यान रखना, आपने जब ये शेष वाली बात आती है तो पहले लॉस निकालते हैं, लास्ट में 3 को जोड़ देते हैं। लेकिन अगर मौसौ की बात होती है तो वहां पहले घटाना पड़ता है, लेकिन वो पहले ही घटाना पड़ता है, मौसौ हम बाद में निकालते हैं। थोड़ा सा समझने के लिए, या थोड़ा सा आप समझ जाएंगे तो ये बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, यदि इन दोनों का लॉसौ 72 है तो उनका मौसौ होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि संख्या गुणा संख्या, कई बार मैं बताता हूं इसको, कई उसमें संख्या गुणा संख्या बराबर लॉसौ गुणा मौसौ, यानी इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, लॉसौ गुणा मौसौ बराबर संख्या गुणा संख्या। तो यहां लॉसौ तो दे रखा है 72, तो 72 गुणा मौसौ हमें ज्ञात करना है, यानी x मान लीजिए, और इन दोनों का गुणा गुणा करके दे रखा है गुणनफल 216, तो यानी 72 गुणा x बराबर 216 है। तो ये 72 जब पक्षांतर होगा तो यहाँ नीचे चला जाएगा। तब अगर हम इसको काटेंगे तो देखो 12 छक्का 72, अब 12 कम 12, और यहाँ 9 बचा 96, तो 12 8 96, 6 कम 6, 6 3 18, 3/1 का मतलब 3, यानी इसका जो मौसौ आएगा वो 3 आएगा। एक बाल्टी का 3/5 भाग भरा हुआ है, देखिए ये बाल्टी है, इसका 3/5 भाग भरा है, यानी इसके हम बराबर 5 भाग करेंगे, 1 2 3 और 4 5 बराबर होने चाहिए, मेरे हाथ से बराबर नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, आप इनको बराबर। तो 3/5 का मतलब है कि 5 भागों में से 3 भाग भरे हैं, तो एक भाग ये भरा है, 2 भाग और एक 3 भाग भरे हैं। उसे भरने के लिए 180 लीटर दूध की आवश्यकता है, यानी इसको यहां तक भरना है और भरना है, तो इन दोनों पे 180 लीटर चाहिए, दोनों खानों पे। तो बाल्टी की क्षमता क्या होगी, तो आप यहां से चित्र से भी इसको कर सकते हैं। देखिए आप चित्र बनाइए, 3 भाग भरे हैं, 2 भाग खाली हैं, तो 2 भाग यानी 180 लीटर आता है 2 भागों में, तो एक भाग में कितना आएगा, तो हम 2 से विभाजित कर देंगे, 2 9 18, और 0 में भाग जाएगा 0 भाग, तो यानी इसमें 90 लीटर इसमें आएगा, 90 इसमें आएगा, तो क्योंकि खाने बराबर है तो 90 इसमें, 90 इसमें, 90 इसमें, यानी 90 90 कितनी बार, 5 बार, तो 9 पंजे 45, इसका मतलब इसमें 450 लीटर पानी आएगा। ठीक है ना, तो ये बहुत आसान प्रश्न था। दूसरा जो तरीका है इसको करने के लिए, इसका 3/5 भाग भरा है, तो इसका मतलब इसका हम खाली भाग दे रखा है 180 लीटर, तो हम पहले खाली भाग भिन्न के रूप में ज्ञात करेंगे कि खाली कितना, तो पूरा भाग 1 होगा, तो यानी 1/1, 1/1, तो 1/1 को जब नीचे के, क्योंकि इसमें से हमने घटाना है, इसको हर बराबर करने के लिए 5 से गुणा करेंगे तो 5/5 हो जाएगा, यानी 5/5 में से हमें 3/5 घटाना है, तो बचे 2/5, तो पूरा भाग माना x है, तो x का 2/5 बराबर 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर देखिए 180 तो वैसे ही रहेगा, अब गुणा ये 2/5 जब पक्षांतर करेंगे तो उल्टा हो जाएगा 5/2, 2 से काटेंगे तो 2 9 18, अब 0 0 बार, तो ये 9 पंजे 45, देखो 450 लीटर ऐसे में भी आ गए। अब ये दशमलव के भाग लगभग प्रतिवर्ष पूछे जा रहे हैं, इसको आपने बड़े गौर से करना है, वैसे ये बहुत सरल होते हैं। इसका सबसे पहले दशमलव हटाने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि जिससे हमने भाग देना है इसमें दशमलव नहीं होना चाहिए, तो अगर इसमें दशमलव है तो 0.4 और बटे कर दो 0.04, तो इसका दशमलव देखिए 2 अंक पीछे है, तो इसका भी आप दशमलव 2 अंक आगे ले आओ और दोनों दशमलव कट गए, यानी ये दशमलव जो है 2 अंक आगे चला जाएगा, और इसका अंक दशमलव भी 2 अंक आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, ऊपर देखो 4.8 हो गया, और यहाँ 4 ही 4 बच गया, क्योंकि इसका दशमलव 2 अंक आगे चला गया।
या इसको 100 से गुणा कर दीजिए दोनों, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो मैं पहले इससे करके बताता हूँ। तो देखिए इसका मतलब 4 का भाग हमने देना है 4.8 में, तो 4 एकम 4, अब ये दशमलव यहाँ चला गया, फिर 8 उतरा, तो 4 दूनी 8, यानी 1.2 आंसर आया। दूसरा तरीका है, अगर आप दशमलव रखना ही नहीं चाहते हैं तो आप क्या करो, क्योंकि यहाँ 3 अंकों के पीछे दशमलव है, देखिए 0.048, यहाँ है 0.04, तो यहाँ 3 अंक है, तो यहाँ 3 अंक करने के लिए एक जीरो और बढ़ा सकते हैं, सॉरी एक जीरो और बढ़ा सकते हैं। अब देखो यहाँ 3 अंक हो गए, तो ये दशमलव कट गया, तो यानी अब यहाँ बच गया 40 नीचे, और इस इन जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है, और ऊपर 48, तो 40 का भाग आपने 48 में देना है, तो उतना ही आएगा। देखो 40 एकम 40, अब यहाँ बचा 8, यहाँ दशमलव रखा, यहाँ जीरो, तो 40 दूना 80। कैसा भी करेंगे आप तो इसी तरह से आंसर आ जाएगा। देखिए ये वाला सवाल आपको सरल करना है, तो इसमें देखिए भागो जोग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, ये इसका भाग इसमें 2 का भाग 4, तो बाकी हम वैसे लिखेंगे 10 धन, देखिए 2 का भाग आप 4 में देंगे तो 2 दूनी 4 उत्तर आएगा, तो इन दोनों को हमने नहीं लिखना है, इसके बदले हमने क्या लिखना है, इसका आंसर लिखना है 2, ऋण 3 गुणा 2 धन करके, फिर यहाँ 2 का भाग हमने 4 में देना है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2 गुणा 2 ऋण 4। अब देखिए भाग के सवाल हमने कर दिए, अब भाग के बाद आता है भागु जोग, इसमें फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, भागु जोग, इसका मतलब पहले भाग तब गुणा तब जोड़ तब घटाना। अब गुणा करेंगे तो गुणा देखो 3 गुणा 2 है, यहाँ 2 गुणा 2 है, तो इन दोनों को नहीं लिखेंगे हम, इनके बदले इनका आंसर लिखेंगे, तो बराबर 10 धन 2 ऋण, अब यहाँ 3 गुणा 2 3 दूनी 6, अब ये दोनों नहीं लिखने हैं, फिर धन भी लिखना है, तो यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, ये दोनों दो नहीं लिखने हैं, ऋण 4। अब देखिए यहाँ पे आपने अब जोड़ करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक प्रोसेस करनी पड़ेगी, केवल जोड़, इस 10 के पीछे कोई निशान नहीं है, तो जोड़ का निशान माना जाएगा, धन 2 है, अभी धन 4 आप पहले लिख दो, तब ऋण 6 लिख दो, ऋण ऋण एक साथ कर दो, ऋण 6 ऋण 4 बार, तो देखिए धन धन भी आपस में जुड़ जाते हैं, और ऋण ऋण भी आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि ऋण ऋण जुड़ने का मतलब हम इनको एक साथ घटा सकते हैं, दो बार, एक बार हम 6 घटाएंगे, एक बार 4 घटाएंगे, तो 2 बार घटाना करना पड़ेगा, उससे बढ़िया पहले इन दोनों को हम जोड़ दें फिर एक साथ घटा दें, तो इनको आप जोड़ेंगे तो 10 और 2 12, 12 4 16 हो गया, और यहाँ ऋण का निशान आएगा, ये 6 4 10 आ जाएगा, अब 16 में से 10 चला गया, तो आंसर बचा 6, तो इसका आंसर होगा 6। बहुत आसान होते हैं, जरा सा समझना पड़ता है इनको, बाकी कोई दिक्कत इनमें नहीं है। निकटतम 1000 तक सन्निकट करने पर संख्या 8320 है। देखिए 8320 निकटतम 1000 तक करनी है, तो 1000 में आपको ये ध्यान रखना है 3 जीरो होते हैं, तो इनके 3 जीरो बनाने पड़ते हैं, तो ये तो जीरो बन गया, 2 का भी जीरो बन गया, 3 का भी जीरो बन गया। अब ये जो लास्ट वाली संख्या जो हमने जीरो बनाई, ये अगर 5 या 5 से बड़ी है तो पीछे 1 बढ़ जाएगा, लेकिन अगर 5 से छोटी तो 1 नहीं बढ़ेगा, तो इसका मान केवल 8000 ही रहेगा। 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। देखिए हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे 294। अब 294 में देखिए 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 चक 8, 1 बचा 14 हुआ, 2 सौ 14। अब इसको देखेंगे 3 से 7 4 11 1 12, क्योंकि इसका जोड़ 12 हो रहा है, तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 चक्कू 12, 2 बचा 27 हुआ, 3 नमक 27। अब 49 देखिए 7 से होता है, 7 7 49, और 7 एकम 7, तो आपको ध्यान होगा एक जोड़ा तो ये बन गया 7, इन दोनों में से एक साथ वर्गमूल इसका लेने के लिए एक साथ होगा। अब यहाँ भी एक जोड़ा और होना चाहिए था, तो यानी ये 7 तो कंप्लीट है, लेकिन यहाँ एक 3 कम है, इसके साथ एक 3 और होता तो जोड़ा बन जाता, इसके साथ भी एक 2 और होता, तो यानी या 3 गुणा 2 यानी 3 दूनी 6, तो इनमें एक एक यहाँ 2 एक और होता, एक 3 और होता, तो यानी 3 दूनी 6, अगर इसको हम 6 से गुणा करें 294 को, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। देखिए 6 चौको 24, 2 6 नंबर 54, और 2 56 का 6 हासिल 5, 6 दूनी 12, 5 17, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या 1764 बन जाएगी। 1764 किसका वर्ग होगा, 7 या 21 21 दोनों 42 का वर्ग,
अगर हम आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 42। देखिए 17 64 और यहाँ जोड़ा बनाएगा तो देखो 4 चौको 16, 4 चौको 16, एक बचा 64। अब यहाँ 4 4 8 हो गया, ठीक है ना। और 2 से देखिए 2 2 4, 8 2 8 16, तो ये 42 का वर्ग बन रहा है, ठीक है। रोहित प्रतिमाह 2600 कमाता है, 2600 कमाता है और 2000 खर्च करता है। उसकी आमदनी और खर्च का अनुपात, तो देखिए बहुत सरल होता है। इसमें 2000 ये कमा रहा है, 2600 कमा रहा है और 2000 खर्च कर रहा है, तो अनुपात इन्हीं का बताना है, कमाने का और खर्च करने का, आमदनी का और खर्च करने का अनुपात मतलब बनाना। तो इसके अनुपात बनाने के लिए हम छोटा करने के लिए क्या करते हैं, इसको भिन्न के रूप में लिखते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि पहले जो है ऊपर हमने 2600 लिखा, नीचे 2000 लिखा, तो इस अनुपात इसी अनुपात में देखो 2 जीरो कटे, 2 जीरो कटे। अब किसका भाग 26 में भी और इसमें भी जा रहा है, तो 2 का जा रहा है, तो 2 एक कम 2, जीरो भाग गया, 2 एक कम 2, 2 3 6, तो 13 10 का। तो इसका जो खर्चा है उसका अनुपात है 13 अनुपात 10 है। एक 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 6 किलोग्राम गेहूं के मूल्य बराबर है। देखो 4 किलोग्राम चावल उतने का ही आता है जितने का 6 किलोग्राम गेहूं आता है, ठीक है ना। यदि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य है, अब ये मूल्य तो दिख नहीं रहा है, क्या होगा, चलिए यहाँ पे जितना भी रहा होगा मैंने 15 मान लिया, ठीक है ना। अब हो सकता है कोई अलग संख्या, आप इस विधि से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य जो है दे रखा है 15 रुपए। तो क्योंकि 4 किलोग्राम का मूल्य हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तो 4 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, 15 गुणा 4 यानी 60 रुपए। अब 60 रुपए जो है 6 किलोग्राम का मूल्य भी है, 6 किलोग्राम गेहूं भी 60 रुपए का आता है। तो यहाँ हमने बताना है 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य, तो 1 केजी का मूल्य हो जाएगा, हम 60 में भाग देंगे 6 का, क्योंकि 6 किलोग्राम का मूल्य है, तो 1 किलो तो 6 कम 6 और 0 बार भाग यानी 10 रुपए का होगा। तो आंसर हो जाएगा 10 रुपए। 1.02 बराबर है, तो क्योंकि यहाँ प्रतिशत में दे रखा है, तो यानी हमने 1.02 को प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देते हैं, गुणा 100 बटे 100। किसी भी संख्या इसके नीचे हम बटा 1 मान लेते हैं, तो इसको जो है 100 बटे 100 से गुणा कर देते हैं। तो जब हम इसको 100 से गुणा करेंगे तो 102 को जब हम 100 से गुणा करेंगे तो इसके आगे 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है ना। अभी हमने दशमलव नहीं लगाना है, और नीचे जो 100 एकम 100, नीचे 100 आ जाएगा। तो ये 100 का यहाँ क्या करेंगे हम, ये 2 अंकों के पीछे दशमलव, तो यहाँ 2 अंकों के पीछे दशमलव लग जाएगा, ये कट जाएंगे। 102 बटा 100 का मतलब हो गया, ये जो नीचे वाला 100 है 1% बन गया और 102% हो जाएगा। तो जो इसका वैल्यू होगी वो होगी 102%। तीन संख्याओं का औसत 27 है। तो सबसे पहले आगे मत पढ़ो सवाल, पहले टोटल पढ़ लो। कुल तीन संख्याओं का औसत दे रखा है, तो इसका कुल कितना हो जाएगा, 27 गुणा 3 यानी 7 या 21 और ये 81 हो जाएगा। दूसरी संख्या पहली संख्या से 3 गुनी, दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी, तीसरी संख्या की 5 गुनी हो। तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी है, यहाँ पे पहली हो सकता है, जो बहुत दिख रहा है तो पहली संख्या की 5 गुनी हो तो पहली संख्या है, तो पहली संख्या आपको बतानी है। तो क्योंकि तीन संख्याओं का औसत 81 है, तो पहली दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है, यानी पहली संख्या मैंने x मान ली। पहली संख्या माना x है, तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है, तो पहली संख्या x हो गई, तो दूसरी संख्या धन करके इसकी 3 गुनी है, तो यानी 3x हो जाएगा। चौथी संख्या क्या है, तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी है, तो पहली संख्या x है तो ये 5x हो गया, इन सब का जोड़ हो गया 81। तो इन सबको हम जोड़ देंगे तो 5 और 3 8 और 1 9,
तो 9x बराबर 81 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 81 अपनी जगह रहेगा, सॉरी ये 81 अपनी जगह रहेगा और ये 9 भिन्न के रूप यहाँ चला जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 9 81, यानी जो इसकी वैल्यू आएगी 9, तो x बराबर 9 होगी। तो पहली संख्या 9 होगी, ठीक है ना। तो दूसरी संख्या इसकी दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी, तो 9 3 27, पहली 9 है, दूसरी संख्या 27 और तीसरी संख्या इसकी 5 गुनी, तो 9 5 45। अब इन सबको जोड़ेंगे तो आप 81 आना चाहिए। 7 5 12 और 9 21, 2 8। प्रश्न है 140 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है। तो मैं आपको बता दूं ये नवोदय के सिलेबस में नहीं प्रश्न है, ये पूछा जाता है सैनिक स्कूल में। लेकिन फिर भी अगर ये दे रखा है तो हम सॉल्व कर देते हैं। वैसे अगर आप सीख गए तो अच्छी बात है। इसका जो फ़ारेनहाइट में सेल्सियस में बदलने का फॉर्मूला होता है, तो C इक्वल टू होता है 5/9, 5/9, और कोस में होता है F माइनस 32। तो यहाँ C बराबर 5/9 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ F की जगह ये 140 हो गया है और ऋण 32। तो 140 में तो C बराबर क्या हो जाएगा, 5/9, और यहाँ हम गुणा करते हैं, इसको हटा देते हैं, 140 में से कोष्ट को हटा देते हैं, 140 में से 32 गया तो 108। अब यहाँ देखिए 9 से कट रहा है, 9 एकम 9 और 18 9 दूनी 18, तो 12 पंजे 60, तो 60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला है एक गाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। वह बिजली के एक खंभे को 3 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई होगी। लंबाई का मतलब देखिए दूरी ज्ञात करनी है। लंबाई वही होती है जितनी गाड़ी कवर करते हैं, क्योंकि बिजली के खंभे को पार कर रही है एक लंबी रेलगाड़ी, तो इसका मतलब जितनी देर में पार करेगी उतनी इसकी लंबाई होगी। तो लंबाई का मतलब यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करने का आशा है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल है इसकी 20 मीटर प्रति सेकंड और समय है 3 सेकंड, तो 20 3 60, तो इसकी 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी रही होगी। यदि 5 खेत 5 दिनों में चरती हैं, तो एक गाय एक दिन में कितने खेत चरेगी। देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसमें 3 चीजें हैं, तो यहाँ लिख दीजिए गाय, यहाँ खेत है और यहाँ दिन है। तो 5 गाय हैं, 5 खेत हैं, 5 दिन में चरती है। अब गाय एक है, दिन भी एक है, खेत हमने ज्ञात करने, तो खेत है, ठीक है। तो यहाँ पहले सबसे पहले तीर लगेगा एक्स पे। अब हम दिन के साथ इसका संबंध जोड़ेंगे, यानी यहाँ दिन घट रहे हैं, 5 दिन 5 दिन में 5 खेत चरे जा रहे हैं, तो एक दिन में कितने खेत चरे जाएंगे। क्योंकि यहाँ दिन घट रहे हैं तो यहाँ खेत भी घटेंगे, तो इसका तीर इसी की तरफ होगा। अब फिर इस खेत का संबंध हम गाय के साथ स्थापित करेंगे। तो 5 खेत चर रही है 5 गाय, तो एक गाय कितने खेत चरेगी। क्योंकि यहाँ गाय घट रही है तो यहाँ खेत भी घटेंगे, इसका मतलब यहाँ भी तीर इस तरफ। तो इसका मतलब ये है कि सबका x/5 बराबर 1/5 गुणा, और यहाँ भी 1/5। तो ये 5 चला जाएगा यहाँ गुणा में पक्षांतर करके, तो 5 5 कट गया, तो 1/5, x बराबर आ जाएगा 1/5। एक गाय एक दिन में 1/5 खेत चरेगी। किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने पर 135 मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो क्योंकि ये विक्रय मूल्य दे रखा है 135 जो है विक्रय मूल्य, तो माना क्रय मूल्य 100 रुपए, कॉस्ट प्राइस बराबर 100 रुपए। तो उसके हिसाब से 10% की हानि हो रही है, तो उसके हिसाब से जो एसपी होगा, विक्रय मूल्य होगा, वो 90 होगा। तो जो वास्तविक क्रय मूल्य हम ज्ञात करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं 100 ऊपर क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, अब गुणा गया वास्तविक जो विक्रय मूल्य होता है उसको। देखो 0 से 0 कटा है, और 9 से 9 एकम 9, 9 एकम 9, 4 45, 9 पंजे 45, 15 है, 15 दशांक 150। तो इसका जो क्रय मूल्य था 150 रुपए था, इसीलिए ये 10% हानि पे 135 में बेचा गया।
कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 1690 हो जाता है, वह धन है। ये थोड़ा कठिन प्रश्न है, क्योंकि इसमें जो है हमने यहाँ देखिए, मैंने बोला था मूलधन, दर, समय और ब्याज, 4 चीजें हैं। इनमें से अगर एक चीज ज्ञात करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 मालूम होनी चाहिए। अब हमको देखिए मूलधन भी पता नहीं है, दर तो पता है, समय भी पता है, लेकिन यहाँ ब्याज भी पता नहीं है, क्योंकि यहाँ सीधा मिश्र धन दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, माना मूलधन 100 रुपए, तो 100 रुपए का हम इसी विधि से निकालेंगे। 100 रुपए का पहले ब्याज ज्ञात करेंगे, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ये 100 तो कट गया, तो 6 पंजे 30 रुपए आ गया। तो यानी जो मिश्र धन होगा, तो 100 में 30 जुड़ जाएगा तो 130 हो जाएगा। अब क्योंकि जब मूलधन 100 रुपए था, अब यहाँ आप तुलना कर सकते हैं, यहाँ मूलधन, यहाँ मिश्र धन। जब मूलधन 100 रुपए था तो मिश्र धन 130 था। अब अगर मिश्र धन इतना है 1690, तो मूलधन कितना होगा, x। तो इसका तीर एक ही तरफ लगेगा, क्योंकि यहाँ मिश्र धन पड़ रहा है तो वहां मूलधन भी पड़ेगा, तो यहाँ पे एक तरफ। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा, यानी x बटे 100 बराबर, यहाँ पे ये समझो x बटे 100 बराबर यहाँ हो जाएगा 1690 बटे 130। अब ये 100 कहाँ चला जाएगा, यहाँ गुणा में। तो देखिए ये 0 कटा, 13 कम 13, 13 कम 13, 3 39, 13 39। तो 13 गुणा 100 हुआ तो 1300 हो जाएगा, 1300। एक आयत का क्षेत्रफल इतना है, 96 वर्ग मीटर। ये आयत है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 96 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। यदि इस आयत की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, 12 मीटर, सॉरी 12 मीटर, तो उसकी परिमाप होगा। तो परिमाप हम तब ज्ञात करेंगे, पहले इसकी चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल में डिवाइड कर देते हैं 12 से। 12 कम 12, 12 अठा 96, यानी 8 मीटर चौड़ाई हो गई। तो अब परिमाप ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, लंबाई धन चौड़ाई, 12 धन 8 और गुणा, सॉरी धन, हाँ गुणा 2, सॉरी। तो 12 8 20 हो गया, तो 20 गुणा 2 यानी 40 मीटर हो गई। जो इसका परिमाप है 40 मीटर हो जाएगा। 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर। देखो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हम क्या कैसे ज्ञात करते हैं, हम 4 जीरो रख देते हैं और एक इसके पीछे एक रख देते हैं। तो ये 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9 9 9 9 4 बार। अब अंतर ज्ञात करना है तो घटाना है, 10 में से 9 गया 1, या 9 में से 9 गया 0 0 0, तो 1 होगा अंतर हमेशा जो है। यहाँ प्रश्न है, एक टाइपिस्ट कुछ पेजों को पूरे सप्ताह में निम्न प्रकार टाइप करता है, लेकिन यहाँ इन्होंने विकल्प गलत दे रखे हैं, क्योंकि इस पे सवाल यहाँ नीचे दे रखा है। चलो मैं बताता हूँ अभी। यहाँ तो सोमवार को एक गोला जो है 10 पेज को दिखा रहा है, तो हम पूरे सप्ताह की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, यानी 28 को अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो 280 करता है। तो यहाँ 280 विकल्प तो पूरे सप्ताह में नहीं है, लेकिन यहाँ जो सवाल दे रखा है, टाइपिस्ट ने बुधवार, गुरुवार और रविवार को कुल मिलाकर टाइप किए गए पेजों का औसत प्रतिदिन क्या होगा। तो औसत बताना है, तो पहले देखिए बुधवार को, तो बुधवार को 1 2 3 4 5, यानी 5 दशांक 50। अब फिर गुरुवार को 1 2 3 4, 4 दशांक 40। फिर है रविवार को 1 2 3 4 5 6 दशांक 60। तो इसको हम जोड़ेंगे, 5 4 9 और 6 15, 150। तो औसत बताना, तो इसमें हम 3 का भाव दे देंगे, क्योंकि 3 दिन का है, तो 3 पंजे 15 और 0 में 0 बार बार, यानी इसका जो औसत होगा वो 50 पेज होगा। एक गणित का अंतिम प्रश्न है, नीचे दर्शाए गए आलेख में वर्ष 2005 तथा 2007 में लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें संख्या ज्ञात करनी है 2005 और 2007 में। तो ये है 2005 और ये है 2007। तो जो 2005 में पेड़ लगाए गए वो लगाए गए 250, और 2007 में जो पेड़ लगाए गए वो लगाए गए 50।
तो कुल संख्या ज्ञात करनी है तो इसको आप जोड़ दो, 5 5 10 और 300, इसका मतलब कुल 300 पेड़ लगे दोनों वर्षों में। तो इस तरह से ये गणित का पोर्शन समाप्त हुआ। अब चलते हैं हिंदी की ओर, भाषा की ओर। तो पहला अनुच्छेद है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को घुड़सवारी के साथ साथ घोड़ों की भी अच्छी परख थी। एक बार घोड़ों का एक व्यापारी रानी के दरबार में आया। उसके पास एक जैसे दिखने वाले दो घोड़े थे। उसे विश्वास था कि रानी दोनों घोड़ों का एक दाम लगाएंगी, मगर रानी ने कुछ देर देखने के पश्चात एक घोड़े का दाम 1,000 रुपये और दूसरे घोड़े का दाम मात्र 50 रुपये लगाया। व्यापारी ने आश्चर्यचकित होकर रानी से पूछा, रानी जी, दोनों घोड़ों की शक्ल, रंग, कद काठी में कोई फर्क नहीं है, फिर भी आपने दाम में इतना फर्क क्यों कर दिया? रानी ने कहा, जिस घोड़े का दाम मैंने 1,000 रुपये लगाया है वह उत्तम कोटि का स्वस्थ घोड़ा है, और जिस घोड़े का दाम मैंने 50 रुपये लगाया है वह किसी रोग का शिकार है और उसकी उम्र भी कम है। रानी की सूझबूझ और बुद्धिमानी को देखकर व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ। तो पहला है, व्यापारी क्या लेकर दरबार में आया? तो दो अश्व लेके आया। अश्व देखो पर्यायवाची के रूप में दे रखा है, तो अश्व का मतलब होता है घोड़ा। रानी ने दूसरे घोड़े का क्या दाम लगाया? तो पहले का लगाया था 1,000 रुपये और दूसरे का लगाया था मात्र 50 रुपये। पहले घोड़े में क्या खास बात थी? पहला घोड़ा निम्न कोटि का स्वस्थ घोड़ा नहीं था, उच्च कोटि का अस्वस्थ घोड़ा भी नहीं था। देखिए, उत्तम कोटि का स्वस्थ घोड़ा था, स्वस्थ भी था और अच्छी क्वालिटी का भी था। व्यापारी को किस बात का विश्वास था? उसको विश्वास था कि रानी दोनों घोड़ों का अलग दाम लगाएंगी, ये विश्वास नहीं था। रानी एक घोड़ी खरीद लेगी, ये भी नहीं था। रानी दोनों घोड़ों का एक दाम लगाएगी, ये वाला विश्वास था। और यहाँ पर अगला प्रश्न है, उत्तम शब्द का विलोम क्या होगा? तो उत्तम का विलोम होता है अधम। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित जम्मू व कश्मीर एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। श्रीनगर इसकी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। श्रीनगर झेलम नदी के दोनों तटों पर बसा हुआ बहुत सुंदर शहर है। एक तट से दूसरे तट तक जाने के लिए झेलम नदी पर कई पुल बने हैं। श्रीनगर में एक बहुत बड़ी और बहुत सुंदर झील है। इस झील का नाम है डल झील। जम्मू कश्मीर भारत की कौन सी सीमा पर स्थित है? तो यहाँ देखिए, भारत उत्तरी सीमा पर है। तो किस सीमा पर है? उत्तर की ओर। ठीक है ना। श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा है? तो ऊपर बात आई, श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पर, दोनों तटों पर बसा है। तो यहाँ श्रीनगर किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? तो श्रीनगर जो है जम्मू और कश्मीर की राजधानी है। श्रीनगर में स्थित झील का नाम बताइए। तो श्रीनगर में जो स्थित झील है वो डल झील है। गद्यांश में निम्न में कौन सा विशेषण शब्द प्रयोग नहीं हुआ है? तो बहुत बड़ी। तो यहाँ पे बात आई थी कि श्रीनगर में एक बहुत सुंदर और बहुत बड़ी झील है, तो बहुत बड़ी का प्रयोग तो हुआ है। और एक श्रीनगर एक छोटा सा शहर है, छोटा सा भी प्रयोग हुआ है। बहुत सुंदर, तो झील के लिए भी आया है और श्रीनगर शहर के लिए भी दो बार इसका प्रयोग हुआ है, बहुत सुंदर का। लेकिन आकर्षण नहीं, आकर्षक शब्द नहीं आया है, इसलिए यही आंसर होगा। संत कबीर ने ठीक ही कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो व्यक्ति आज का काम बाद के लिए टाल देता है वह बाद में पछताता ही रह जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति समय का मूल्य जानते हैं, वे अपने सभी कार्य समय पर करते हैं और सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं। आलसी और मूर्ख व्यक्ति कल की प्रतीक्षा करते रहते हैं, पर उनका कल कभी नहीं आता। समय मुट्ठी में बंद रेत की तरह होता है, इसे जितना पकड़ो उतना ही हाथ से फिसलता चला जाता है। समय की परवाह न करने वाले विद्यार्थी भी बाद में पछताते हैं, अतः समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय किसकी प्रतीक्षा करता है? व्यक्ति की, छात्र की, अफसर की, किसी की नहीं। तो बात आई है कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कल की प्रतीक्षा कौन करते हैं? तो ऊपर बात आई है आलसी और मूर्ख कल की प्रतीक्षा करते हैं, तो यहाँ आलसी भी है मूर्ख भी है, तो उपरोक्त दोनों इसका आंसर होंगे। सी वाला इसका आंसर होगा। मूर्ख शब्द का विलोम, तो मूर्ख का होता है बुद्धिमान। समय की परवाह न करने वाले बाद में क्या करते हैं? तो पछताते हैं। ऊपर शब्द आया पछताना।
समय मुट्ठी में बंद की तरह होता है, तो बालू की तरह ऊपर बात आया कि समय मुट्ठी में बंद बालू बालू की तरह होता है। देखिए पूरा नहीं दिख रहा है, फिर भी कोशिश करते हैं। देवी सरस्वती को आदिकाल से ही विद्या बुद्धि और विवेक का भंडार माना जाता है। सरस्वती की पूजा विद्यार्थियों का त्योहार है, जिसे बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। इसकी इसे विद्या की देवी सरस्वती के सामने हाथ जोड़कर सद्गुण और उच्च शिक्षा का वरदान मांगना। इनकी पूजा में हमें ज्ञान का प्रकाश मिलता है। इनकी कृपा से मनुष्य गुणवान, चरित्रवान, प्रतिभावान बनता है। माँ सरस्वती के वस्त्र श्वेत हैं, इनकी सवारी हंस है और सदैव कमल के फूल पर आसीन रहती है। ठीक है ना। तो सरस्वती को किसका भंडार माना जाता है? तो इन सब का भंडार देखिए यहाँ, विद्या बुद्धि और विवेक। तो विद्या बुद्धि धन, विद्या बुद्धि और विवेक, ये तीनों वाला डी वाला आंसर। विद्या की देवी किसे माना जाता है? तो विद्या की देवी माँ सरस्वती है। माँ सरस्वती के वस्त्र कैसे हैं? तो सफेद रंग के वस्त्र माँ सरस्वती के हैं। हंस किसकी सवारी है? तो हंस जो है माँ सरस्वती की सवारी है, इसलिए माँ सरस्वती को हंसासिनी भी कहते हैं। सरस्वती पूजा का त्योहार किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बसंत पंचमी को। ये अंतिम अनुच्छेद है। भोजन जीवन को बनाए रख सकता है और बचा सकता है, यह जीवन को भी नष्ट कर सकता है। उचित भोजन औषधि का कार्य करता है, अनुचित भोजन विष का कार्य करता है। भोजन की गुणवत्ता और मात्रा का थोड़ा ध्यान रखने से हम स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। यदि हम सब प्रकार की चीजें खाते हैं तो हम बीमार हो जाएंगे। हम खुद को सभ्य कहने में गर्व महसूस करते हैं। समझदार होने का अर्थ अच्छे और बुरे, सही और गलत के बीच का अंतर जानना। यह हमारी जुबान या स्वाद के गुलाम बनने से कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि पशु और पक्षी भी वही खाते हैं जो उनके शरीर के लिए सर्वोत्तम है। हम ज्यादातर प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड चीनी खाते हैं। हम जंक फूड, चीनी व्यंजन, डीप फ्राइड स्नैक्स के लिए भारी भुगतान करते हैं। नतीजन हम बीमारियों को पकड़ लेते हैं। हम प्रकृति माँ से दूर हो गए हैं। हम स्वच्छता के नियमों, स्वस्थ आहार, अपने से बड़ों की सलाह पर हंसते हैं। भोजन क्या नहीं कर सकता? जीवन को बनाए रख सकता है, भोजन जीवन को बचा सकता है, भोजन जीवन को नष्ट भी कर सकता है, पुनर्जन्म दे सकता है। तो ये आंसर होगा क्या नहीं कर सकता? तो पुनर्जन्म नहीं दे सकता। बाकी देखिए भोजन जो है जीवन को बनाए भी रख सकता है, भोजन जीवन को बचा भी सकता है और भोजन जीवन को नष्ट भी कर सकता है। यानी अगर हम गलत भोजन करेंगे तो हमारा जीवन आयु कम हो जाएगी। अनुचित भोजन से क्या तात्पर्य है? भोजन की गुणवत्ता का ध्यान न रखना, भोजन की मात्रा का ध्यान न रखना, भोजन की मात्रा व गुणवत्ता का ध्यान न रखना, शरीर के भोजन जो शरीर के लिए सर्वोत्तम है। तो अनुचित भोजन वो होता है जिसमें हम न तो मात्रा का न तो गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं। तो ये सी वाला आंसर सही है। स्वाद का गुलाम बनने का अर्थ है स्वाद के आधार पर खाना, कीमत के आधार पर खाना, बाजार की चीजें खाना, घर पर बनी चीजें खाना। तो स्वाद का गुलाम का मतलब है कि स्वाद के आधार पर हम खाना खाते हैं। जो चीज अच्छी होती है उसको हम ज्यादा खाते हैं, चाहे वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक ही क्यों ना हो। हम प्रकृति से दूर हो गए हैं का तात्पर्य प्रकृति से दूर होने का तात्पर्य जंगल से दूर हो गए हैं, नदियों से दूर हो गए हैं, पर्वतों से दूर हो गए हैं, अप्राकृतिक भोज्य पदार्थों को खाते हैं। इसका अर्थ है कि हम अप्राकृतिक भोज्य पदार्थों को खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होते हैं। और लास्ट वाला प्रश्न है, आधुनिक जीवन शैली और भोजन की आदतें हमें कैसे प्रभावित करती हैं? हम प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड चीनी खाते हैं, हम बीमारियों को पकड़ लेते हैं, हम स्वच्छता के नियमों, स्वस्थ आहार, अपने बड़ों की सलाह पर हंसते हैं। ये तीनों बातें ऊपर आई हैं, तो इसका जो उत्तर होगा उपयुक्त सभी। तो आधुनिक जीवन शैली और भोजन की आदतें हमें जो है इस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, ये तीनों बातें ऊपर आई हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पेपर बहुत अच्छा लगा होगा। यद्यपि नवोदय में 80 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 100 प्रश्नों का ये पेपर सॉल्व किया है। इससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। और अगर आपको जरा भी अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ओके बाय।